नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और संभवतः नवंबर में इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, लेकिन उसकी रणभेरी बजती हुई दिखाई दे रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव जो विपक्ष के नेता हैं विधानसभा में और वो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। इंडिया फ्रंट ने, राष्ट्रीय जनता दल ने उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर रखा है। वो नेता हैं और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने प्रचार अभियान की कमान अकेले अपने हाथ में संभाली, वो काबिले तारीफ है। वो पूरी की तरह एनडीए के खिलाफ अकेले ही मैदान में ताल ठोक रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ चुनाव प्रचार अभियान की, लेकिन अब चुनाव समाप्त हो गए। अब लोकसभा का गठन भी हो गया, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन हो गया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। इन सब के बाद अब विधानसभा चुनाव की बारी सजने वाली है। वो उसे लेकर के कयास तो लगाए जा रहे थे पहले से कि लोकसभा चुनाव के साथ ही संपन्न होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये चाहते भी थे कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव करा लिए जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी बात नहीं सुनी थी। अब नवंबर में इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी, फिर सेटिंग गेटिंग का फॉर्मूला तय होना शुरू हो जाएगा। ये एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन इसके बावजूद इसके इतर मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक बयान दिया और बयान से काफी हाय तौबा और हलचल तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि अब 2019 में हम जीरो पर थे, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में हम 4 सीटें जीते हैं और 4 सीटों का मतलब उन्होंने जो समझाने का प्रयास किया है वो बता ये कि हम यानी राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया फ्रंट अब बिहार विधानसभा में अपनी सरकार बनाने के पोजीशन में पहुंच जाएगा, यानी 4 गुना बढ़ोतरी हमारे सदस्यों की संख्या में हो जाएगी। 2019 में जीरो पर थे, विधानसभा चुनाव हुआ तो हम सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे। 2024 में 4 जीते तो अब हम 100 गुना सीटें ले आएंगे, यानी सत्ता हमारी होगी, सरकार हमारी बनेगी। इनके इस बयान के काफी मतलब निकाले जा रहे हैं और इनके मुकाबले में एनडीए की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी खूब तेज हो गई हैं। लेकिन ये होना तो होगा जब विधानसभा चुनाव सरजमीन पर हो जाएगा। लोग जो उम्मीदवार बन के मैदान में उतरेंगे और जो समीकरण बनेगा उसके बाद मतदान में कैसा रुझान बनता है, किस तरह से वोट पड़ता है किसे और किसकी सत्ता आती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। ये तो बाद की स्थितियां हैं, तब पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन एक बात स्पष्ट हो रही है कि विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरह से बिहार में अभी कई उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव की प्रक्रिया लगभग शुरू हो गई है, उसी में इसका लिटमस टेस्ट हो जाना है कि कौन सत्ता में आएगा और किसे विपक्ष में बैठने की भूमिका का निर्वाह करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव भले बड़बोलेपन में बोल गए हों, लेकिन इतना आसान नहीं है कि बिहार में सब कुछ वो अपनी ही पारी में समेट ले, अपने पाले में कर लें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो लोकसभा चुनाव के बाद राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई हैं, उन पर चुनाव हो रहा है, होने वाला है। एक विवेक ठाकुर की खाली की हुई सीट पे और दूसरा जो उनकी बहन यानी तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती पाटलिपुत्र से जीत कर गई, वो भी राज्यसभा में थी, तो उनकी सीट पर भी चुनाव होगा। 2 सीटों पर चुनाव है और दोनों सीटें लगभग सत्तारूढ़ गठबंधन के खाते में जानी हैं। कोशिशें ये हो रही है कि 2 जो जातीय जनाधार वाले नेता हैं
उनको जोड़ करके रखा जाए। सरकार बनने के बाद राजपूत और कुशवाहा समाज में नाराजगी है, तो इन दोनों में से इन दोनों समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में देकर उसकी क्षतिपूर्ति की जाए, कोशिश ये एनडीए कर रहा है। लेकिन इसके अलावा 6 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव भी होने वाले हैं। सबसे पहले तो रुपौली से बीमा भारती, जो हार गई मैदान में, तीसरे पोजीशन पे रह गई, लोकसभा का चुनाव लड़ी थी पूर्णिया से, वो सीट खाली हुई है और उस पर चुनाव हो रहे हैं। वो महत्वपूर्ण होगा कि वहाँ निर्णय क्या होता है। लेकिन इसके अलावा जो और सीटें खाली हुई हैं, आरा से सुदामा प्रसाद, सासाराम से मनोज कुमार, फिर इधर ये जहानाबाद से सुरेंद्र यादव, इसके अलावा कई सीटें हैं, 6 सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होने हैं। इस उपचुनाव में समीकरण कैसे साधे जाते हैं, इसका आकलन, इसका मूल्यांकन हो जाएगा। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होंगे तब के समीकरणों की बात करूंगा। तेजस्वी यादव जिस तरह से सूरमा बने फिर रहे हैं, ये वक्त की बात होगी कि तब इंडिया फ्रंट कितना मजबूत होकर उभरता है और कितना वोटों का रुझान इंडिया फ्रंट के प्रति जाता है। अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, इसमें तो सब कुछ सामने आ गया कि लाख मशक्कत के बावजूद इंडिया फ्रंट ने बहुत हद तक अपनी सफलता नहीं हासिल की। सफलता हाथ लगी है तो एनडीए फ्रंट की लगी है। एनडीए में 24 सीटें तो जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। 5 स्ट्राइक रेट 100% करते हुए चिराग पासवान की पार्टी ने जीती, 1 जीतन राम, कुल मिलाकर के 30 सीटें एनडीए ने अपने खाते में कर ली। तो अगर इसकी तुलना की जाए तो विधानसभा चुनाव में भी यही समीकरण रहने वाले हैं, तो फिर आकलन करना बहुत कठिन नहीं होगा कि तेजस्वी यादव की दावेदारी का क्या हश्र होने वाला है। तेजस्वी यादव बड़बोलेपन में जाकर भले खुद को अगला मुख्यमंत्री बताने लग जाएं, ये उनका मन है और उनकी जुबान है, लेकिन जनता किस रूप में उन्हें देखती है, वोटों का अनुपात किस हिसाब से उनके पक्ष में जाता है, ये महत्वपूर्ण होगा। और एक और चर्चा इसके साथ मैं करना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव में बहुत सारे स्थानीय कारण भी हो जाते हैं। बहुत सारी और पार्टियां जो गठबंधन से इतर हैं वो भी सत्ता की जंग में होंगी और तब समीकरण स्थानीय स्तर पर उसके आधार पर तय होते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं विधानसभा चुनाव में, वो है प्रशांत किशोर, जो जन स्वराज अभियान चला रहे हैं। अब वो जन स्वराज पार्टी बनाएंगे, 2 अक्टूबर को विधिवत इसकी घोषणा करेंगे और उन्होंने इस अभियान के दौरान हर विधानसभा क्षेत्र में अपने ऐसे सदस्य जोड़े हैं जो कर्मठ कहे जाते हैं। उनकी नजर में उन कर्मठ सदस्यों में से वो उस क्षेत्र का एक प्रतिनिधि तय करेंगे, एक उम्मीदवार तय करेंगे और इस आधार पर 243 सीटों पर उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर रखी है। यानी विधानसभा चुनाव में इस बार प्रशांत किशोर भी अपनी पारी की शुरुआत करने वाले हैं। तो प्रशांत किशोर की भूमिका कैसी होगी? अभी तक तो वो राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में माने जाते रहे, अब पहली बार चुनावी जंग में उतरेंगे, खम ठोक कर उतरेंगे। असर तो होगा, लेकिन असर किस तरफ जाएगा और किसे नुकसान पहुंचाएगा, ये महत्वपूर्ण है। क्या प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से एनडीए को नुकसान होगा या फिर इंडिया फ्रंट के वोटों का क्षरण होगा? ये तो तभी समझ में आएगा जबकि उनके उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। अभी भूमिका बनाई जा रही है, इस भूमिका में हर कोई बढ़ चढ़कर अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। सबसे दीगर बात यही है, महत्वपूर्ण बात यही है
कि इन सब में कौन भारी पड़ेगा, मैदान कौन मारेगा और कौन सूरमा बनेगा, ये जनता तय करेगी। केवल तेजस्वी यादव के बड़बोलेपन से सब कुछ तय नहीं हो जाने वाला है। तो मुझे कहना बस इतना ही है कि चुनाव होते हैं और चुनाव में जो चुना जाता है वही सूरमा होता है और चुनने वाली जनता होती है, मतदाता होते हैं। खम ठोक लेना, दावेदारी कर देना अपनी बात होती है, लेकिन चुनना जनता के हाथ में होता है। उसमें आप भी शामिल होते हैं। अब देखिए आगे आपकी भूमिका कैसी रहती है, लेकिन इतना खास मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी भूमिका का निर्वाह जरूर करते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा आपके साथ मेरी बात। नमस्कार।